Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today topic for discussion is organism with an organism. It means that कि हम अपनी सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स की लेक्चर सीरीज में से एक ऑर्गेनल को स्टडी करेंगे और वो जो ऑर्गेनल है दैट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। होप सो आप लोग गैस कर लेंगे क्योंकि दो ऑर्गेनल्स जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज अ प्लास्टिड एंड द सेकंड वन इज दैट न्यूक्लियस। अब सेल के अंदर तीन ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। एक का नाम है न्यूक्लियस, दूसरे का नाम है क्लोरोप्लास्ट, तीसरे का नाम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। सो इट्स मीन्स दैट कि आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए बेटा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये है एक प्लूरल वर्ड। इसका जो सिंगुलर वर्ड होता है दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रियोन। इसका जो सिंगुलर वर्ड है वो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रियोन होता है। तो एज यूजुअल हम बिल्कुल पहले की तरह टॉपिक कंप्लीट करेंगे, यानी कि एमडी कैट स्टूडेंट्स एंड देन आफ्टरवर्ड्स उसके बाद हायर क्लासेस के लिए हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो सबसे पहले एमडी कैट के स्टूडेंट्स और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रियन एक सिंगल वर्ड है एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो लफ्ज़ है दो मेन चीज़ों से निकला है। एक निकला है माइटोस से, माइटोस का मतलब क्या होता है, माइटोस का मतलब होता है थ्रेड लाइक, ठीक है। और कॉन्ड्रियोन से, कॉन्ड्रियोन का मतलब होता है स्फेरिकल। सो कुल मिला के अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियन इसको आपने क्या सबसे पहले इसको बेटा जनरल नाम देंगे। कुछ जनरल नाम जिसके याद रखें, जैसा कि बेटा हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। जैसा कि मैंने आपको पहले बहुत सारे ऑर्गेनल्स करवा दिए हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, उसके बाद ब्रेन ऑफ सेल, हार्ट ऑफ सेल, उसके बाद हमने किचन ऑफ द सेल। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे पावर ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल का नाम दे देंगे। समझ आ गई बात। सो पावर हाउस ऑफ सेल। अच्छा, तो पहला पॉइंट, इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज जो एनर्जी की प्रोडक्शन है उसमें जो इन्वॉल्व होता है बेटा वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर हम बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो आपने ये चीज़ याद रखना है कि इसके लिए हम एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज़ ये होता है कि हम इसको कहते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल से अलग करते हैं, एक सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट करते हैं, और वो जो सेल जिससे आपने माइटोकॉन्ड्रिया को सेपरेट किया है, राइट, तो ये जैसे सेल से आप बाहर इसको निकालेंगे और एक प्रॉपर एडिक्वेट मीडियम में प्लेस करेंगे तो ये उस मीडियम के अंदर भी सर्वाइव करेगा। क्योंकि अब ये उस मीडियम के अंदर भी सर्वाइव कर रहा है, इसी वजह से हम इसको क्या कहेंगे कि इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म, कि ये विद इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म का नाम भी हम इसको इसी वजह से ही देते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बेटा ये आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, तो जाहिर सी बात है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, आपको बेटा यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक प्रश्न अराइज होना चाहिए, आप सभी लोगों के जहन में आना चाहिए। वो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो हमें पता चल गया कि एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ने करनी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं। तो फिर ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस क्या नहीं होती है ना, सोचने वाला पॉइंट, क्या प्रोकैरियोटिक सेल में जो एनर्जी की प्रोडक्शन है क्या वो नहीं हो रही? तो अगर हो रही है तो उसका जो एनालॉगस स्ट्रक्चर है उसका कोई नाम तो होना चाहिए, राइट। देखिए बेटा दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, एक होती है होमोलोगस, एक होती है एनालॉगस। एनालॉगस हम टर्मिनोलॉजी वहां पे इस्तेमाल करते हैं जहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन फंक्शन सेम होते हैं, उसके लिए हम एनालॉगस यूज करते हैं। तो मैं यहां पे ये लिखने वाला हूं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस बात करते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करते हैं, यानी कि बैक्टीरियाज की अगर बेटा बात करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस एक और स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और वो जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा दैट्स नेम इज अ मीजोसोम्स। उसका नेम क्या होगा, मीजोसोम होगा। तो मीजोसोम जो है बेटा वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको बैक्टीरिया के सेल में देखने को मिलेगा, और ये सेम वही काम परफॉर्म कर रहा होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक सेल में करता है। तो इसी वजह से बेटा मैंने यहाँ पे लिखा एनालॉगस टू माइटो
माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया की ये क्या रहेगा, एनालोगस रहेगा। समझ आ गई बात। अच्छा जी, अब हम बेटा बात कर लेते हैं मीजोसोम असल में बनता कैसे है, उसको देख लीजिए। बेटा ये है आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल। अब इस प्रोकैरियोटिक सेल की ये आगे सेल वॉल, इस प्रोकैरियोटिक सेल की बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की जानिब इस तरह से मुड़कर ऐसे फोल्डिंग्स बनाती है। और बेटा वही जो फोल्डिंग्स होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उन्हीं फोल्डिंग्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, उन्हीं फोल्डिंग्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और वो जो एंजाइम्स होते हैं, दीज एंजाइम्स आर वर्किंग द सेम जस्ट लाइक ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है बेटा, इसी को हम क्या नाम देंगे, इसको आप नाम दे देंगे मीजोसोम्स का नाम दे देंगे। होप सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अगर हम बात करते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इसमें होता है। अब यूकैरियोटिक सेल की भी आगे कैटेगरीज होती हैं, सपोज दैट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं ना यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे ज्यादा जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपको बेटा वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको एनिमल सेल में ज्यादा नंबर में देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ज़्यादा नंबर में रहते हैं। उसके बरक्स अगर बेटा हम बात करते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो होते हैं बेटा वो कम रहते हैं। अब प्लांट सेल में ये कम क्यों रहते हैं, इस चीज़ को भी ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेटा प्लांट सेल में ये कम इसलिए रहते हैं क्योंकि प्लांट सेल को नहीं चाहिए, प्लांट सेल के अंदर जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली तौर पे बन रही होती है। सो दैट्स वाई प्लांट सेल के अंदर एनर्जी की जो डिमांड होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। दैट्स वाई बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि प्लांट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर होंगे वो क्या रहने वाले हैं, कम रहने वाले हैं एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। अब हम बात कर लेते हैं कि एनिमल सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखें अगर हम बात करते हैं ना मेटाबॉलिज्म के बारे में, यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, तो बेटा देखें जिस भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है ना वो डिपेंड करती है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। यानी कि अगर आपसे ये मैं पूछ लूं कि भाई एक सेल है, उस सेल के अंदर हमारे पास बेटा एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, राइट। तो मुझे बताएं उस सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो क्या उसका जो मेटाबॉलिकली रेट हाई है कि लो होगा, है ना। टेक्निकली तौर पर आपसे पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर वेरी लेस इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में लेस हैं, तो बताइए उसमें मेटाबॉलिकली रेट क्या है। बेटा ऑब्वियसली बात है बहुत लो रहने वाला है, तो मेटाबॉलिक रेट उसमें क्या रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। समझ आ गई बात। सो अगर माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर कम है, मेटाबॉलिकली रेट कम रहेगा। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं इसके नंबर्स के बारे में कि जो आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा उसकी तरफ भी आते हैं, इससे पहले बेसिक चीज़ें हम क्लैरिफाई कर लेना इसकी। अब नंबर्स की बात कर लेते हैं। बेटा इसका जो नंबर होता है ना वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। इसका कुछ ऐसा ताल्लुक है सप्लाई एंड डिमांड की तरह, यानी कि अगर सपोज दैट, चलिए सिंपल करता हूँ मैं, सप्लाई डिमांड को भी छोड़ें। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ये होता है कि देखें अगर हम अपनी बॉडी से काम ज़्यादा ले रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में इंक्रीज होते चले जाएंगे। यानी कि अगर मैं बात कर लूं बेटा आपसे आपके स्केलेटल मसल के बारे में, देखें आप पहले दिन जिम जाते हैं, थोड़ा सा आप वर्कआउट करेंगे तो आपकी बॉडी थकावट फील करना शुरू हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जब आप वो काम कंटिन्यूसली तौर पे करते रहते हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका जो स्टैमिना होता है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है। अब वो स्टैमिना जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, फिर आपको सांस भी नहीं फूल रहा। उसकी रीजन यही होती है कि आपकी बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हैं जो सेल्स में, वो क्या होते जा रहे हैं, वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट्स वाई आपको वो सारी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिल रही। सो इट्स मीन्स दैट कि जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बेटा ये डिपेंड करते हैं एक्टिविटी के। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो डिपेंड करेगा आपकी वर्कआउट के ऊपर, यानी कि आप कितना काम करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब देखिए आप जिम कर रहे थे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन नंबर एज अ पर्सन दैट इज गोइंग टू द जिम फॉर द वर्कआउट एंड द एक्सरसाइज। और अगर वही इंसान दोबारा से छोड़ देगा तो उसके मसल साइज में कम हो जाएंगे और उसका स्टैमिना भी लूज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होंगे बेटा वो दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएंगे, डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। सो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो जाते हैं। उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं ये हमें दिखाई कैसे देती है, यानी कि इसकी शेप, इसकी जो शेप होती है बेटा वो आपको रॉड शेप से लेकर फिलामेंट्स की फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है। इसकी जो शेप होती है रॉड से लेकर बेटा फिलामेंट्स की फॉर्म के अंदर, रॉड से लेकर फिलामेंट्स जो है ना उसकी फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, और इसकी शेप जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से बेटा इसको एक और नाम भी देते हैं, हम कहते हैं कि ये एक स्पेशल फिनोमेना शो करती है जिसको हम नाम देते हैं प्लीरोमॉर्फिज्म।
फिज्म एक फिनोमिना है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शो करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। देखें बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है ना, उसमें फ़र्क पता होना चाहिए आपको। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये आगे सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज अ आउटर मेम्ब्रेन। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये होती है स्मूथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस आउटर मेम्ब्रेन में किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद नहीं होते। ये बात याद जहन में रखें बैठा के, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एब्सेंट, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर एब्सेंट इन देम, इनके अंदर किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं होते। चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स, बिल्कुल लास्ट पे जाकर अगर देखें तो आपको वहाँ पर रेस्पिरेटरी चेन देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको प्लास्टोक्वानिन, उसके बाद बेटा आपको वहाँ पर साइटोक्रोम, यूबिक्वानिन, ठीक है, वहाँ पर आपको काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बेटा, ये आउटर मेम्ब्रेन में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी याद रखनी है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये आपको पोरस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर पोर्स होते हैं, पोरस फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगी। अब देखें, ये आगे आउटर मेम्ब्रेन। अब ये अंदर की जाने बेटा जो मेम्ब्रेन आपको बना के दिखा रहे हैं ना, दिस वन इज नोन एज अ इनर मेम्ब्रेन। ये बेटा आगे इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाद ये कौन सी मेम्ब्रेन, ये आगे इनर मेम्ब्रेन। अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो चीज़ है, इसको बेटा हम क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस। इंटर का मतलब दरमियान, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का नाम देंगे, या फिर इसको बेटा एक और नाम दे दें, इसको आप नाम देंगे ल्यूमन का। व्हाट इज इट इज अ ल्यूमन, पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट बेटा, ये जो अंदर वाली चीज़ है, इसको क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स का, इसको हम नाम देंगे, दिस वन इज नोन एज मैट्रिक्स। अब ये बाहर वाली साइड पर जो कंपार्टमेंट है, इसको आप नाम देंगे आउटर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट। और इसी तरह से ये अंदर वाली साइड पर ये जो है, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको आप नाम देंगे इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट का नाम देंगे। क्लियर होगी बात। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन एंड ये आगे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के बारे में लिखते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है। पॉइंट नंबर 1, इनर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा, ये होती है सेमी परमिएबल। और पॉइंट सेकंड बेटा, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर आर प्रेजेंट देयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैरियर भी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एटीपेस, एक एंजाइम होगा जो आपको यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन में देखने को मिल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखेंगे कि आउटर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट, आउटर कंपार्टमेंट को नाम दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेसिस ल्यूमन, और फिर अंदर वाले को मैंने नाम क्या दिया, मैट्रिक्स का नाम दिया। जो एंजाइम्स होते हैं वो आपको मैट्रिक्स में भी देखने को मिलेंगे, एंजाइम्स जो होंगे वो आपको ल्यूमन के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। क्लियर होगी यहाँ तक। अब बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें ना गौर से, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम ऑर्गेनिज्म विद इन ऑर्गेनिज्म क्यों कहते हैं, और ये एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली भी है, सेमी ऑटोनोमस और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग, यहाँ पे लफ्ज़ बेहतर रहना चाहिए आपके लिए। तो ये तो लफ्ज़ आपकी बुक के अंदर भी है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल का लफ्ज़ यूज़ कर लेता हूँ। तो बेटा हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली जो है वो किस वजह से कहते हैं, इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इसलिए कहते हैं बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी, ये खुद को बनाने की इसके अंदर काबिलियत होती है। अब खुद को बनाने की इसके अंदर काबिलियत क्यों होती है, बिकॉज इसके अंदर बेटा होता है सर्कुलर, इसके पास इसका अपना होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो है बेटा इसके पास अपना मौजूद होगा। यानी कि ये आगे बेटा आपके पास सर्कुलर, ये आगे सिंगल स्ट्रैंड, और ये इसके ऊपर मैंने कर दिया डबल। सो इस तरह का जो डीएनए होगा इसको आप क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इसके अंदर क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, तमाम तरह के जो आरएनए होंगे बेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि डीएनए, आरएनए। उसके बाद बेटा यहाँ पर आपको राइबोसोम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका अपना राइबोसोम भी देखने को मिलेगा। और वो जो राइबोसोम होगा बेटा वो कितने एस का होगा, डेट विल बी द 70 एस का होगा। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है,
माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो होता है बेटा, ये सेम टू सेम जाके मैच करता है किसके साथ? क्लोरोप्लास्ट के साथ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मौजूद है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, ये उसके साथ जाके मैच करता है। तो जब मैंने क्लोरोप्लास्ट बेटा करवाया था तो वहाँ पर मैंने इनका कंपैरिजन भी किया था। तो काइंडली अगर कंपैरिजन वगैरह देखना है तो बेटा आप उस लेक्चर में जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम फीचर्स की वजह से हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिज्म विद इन एन ऑर्गेनिज्म, और इसी की वजह से हम कहते हैं कि इट हैज़ द एबिलिटी टू रेप्लिकेट इट्ससेल्फ, सो दैट्स व्हाई हम इसको नाम देते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम भी देते हैं। अच्छा जी, अब बेटा हम बात कर लेते हैं मजीद इसके बारे में कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये जो इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ना एक देखने को मिलेंगे ऑक्सीसोम्स। इस इनर मेम्ब्रेन्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा? ऑक्सीसोम्स देखने को मिलेंगे। ऑक्सीसोम या फिर बहुत सारे नाम हैं, उनमें से चंद एक लिख देते हैं। फर्नांडोस पार्टिकल, फर्नांडोस पार्टिकल कहते हैं इसको। इसी को बेटा हम नाम देते हैं F1 पार्टिकल भी कहते हैं, F1 पार्टिकल का भी नाम देते हैं। उसके अलावा बेटा इसी का एक तीसरा नाम मैंने वहाँ पे लिख रखा है, क्या मैंने लिखा है? ऑक्सीसोम्स। इसी को बेटा हम क्या नाम देते हैं? इसी को ऑक्सीसोम्स का भी नाम देते हैं। ये असल में एक एंजाइम होता है जो आपको कुछ इस नमा स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि इसके आगे वाली साइड जो होती है वो धंसी होती है, और इसको हम नाम देंगे F0 का। जो आगे वाली साइड F0 और ये वाली साइड जो होगी इसको हम नाम कह देंगे F1 का नाम दे देंगे। यानी कि अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूँ तो ये सपोज दैट माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये कुछ ऐसे, फिर उसके बाद बेटा इसका एक हिस्सा जो होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरह से, ये, और इसका जो आगे वाला हिस्सा होगा वो बाहर होगा। जो बाहर की जाने बेटा हिस्सा देखने को मिलेगा उस हिस्से को क्या नाम देंगे? उस हिस्से को हम नाम दे देंगे दिस वन इज नोन एज अ F1 पार्टिकल। सो ये F1 पार्टिकल, और अंदर की जानिब कौन से पार्टिकल्स होंगे? दीज आर द F0 पार्टिकल का नाम दे देंगे। ठीक होगी बात इस तरह से। सो ये आ गया F1 पार्टिकल, और ये कौन सा आ गया? दीज आर द F0 पार्टिकल आ गया। क्लियर है जी। अब हम देखते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो आखिर मैच किससे करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए की बात करें ना तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है बेटा, इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर देखने को मिलती हैं। पहले को नाम क्या देते हैं? पहले को नाम देते हैं ग्वानिन का। क्या नाम देते हैं? ग्वानिन। ग्वानिन और साइटोसिन। ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए के अंदर। और इसका जो डीएनए होता है, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका जो डीएनए है ना वो काफ़ी हद तक जाके मैच करता है किसके डीएनए के साथ बेटा? एरोबिक बैक्टीरिया के डीएनए के साथ ही। इट मैच विद द एरोबिक बैक्टीरियल डीएनए। एरोबिक बैक्टीरियल डीएनए। अब एरोबिक बैक्टीरियल डीएनए के साथ जाकर मैच कैसे करता है? यहाँ से बेटा कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं चैप्टर नंबर 24 में से, जिसका नाम है एवोल्यूशन, और वहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस का, दैट इज गिवन बाय द लिन मार्गुलिस, राइट? याद रखा करो। तो बेटा एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस ये कहता है कि सबसे पहले ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये असल में बना कैसे? एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस क्या कहता है? एंडोसिम्बायोंट हाइपोथेसिस के मुताबिक जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो शायद कुछ ऐसे बना कि एक सेल था, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल इस तरह से। उस प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या किया? उस प्रोकैरियोटिक सेल ने खाया एक बैक्टीरिया को, और वो जो बैक्टीरिया जिसको उसने एज अ फूड के तौर पर खाया था वो बैक्टीरिया था एरोबिक बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन सा था? दैट वाज द एरोबिक बैक्टीरिया। जब इस प्रोकैरियोटिक सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को खाया तो एरोबिक बैक्टीरिया ने इस सेल के अंदर जाकर सिम्बायोटिकली रहना शुरू कर दिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ, वही जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो शायद किसके अंदर चेंज हो गया होगा? वही शायद चेंज हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो ओरिजिन है उसके बारे में कहा जाता है कि शायद ये जो है एरोबिक बैक्टीरिया से ही बना होगा। अब इसके बारे में श्योरिटी नहीं है बिकॉज इट इज़ अ हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस उसको मेडिकल फील्ड में मिलती है, और उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आपने देनी है इसी चीज़ को, और उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो एग्जामिनर भी इस चीज़ को देने वाला है। क्लियर होगी बात? सो F1 पार्टिकल्स आपको समझ में आ गए। अब हम बेटा बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस हैं उसके बारे में ज़रा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। देखें बेटा, यहाँ पे लिखते हैं बेटा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस के बारे में बात कर लें, तो
माइटोकॉन्ड्रिया देखें, दो तरह की रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। इधर वाली साइड पे लिखता हूँ जरा मैं बच्चे, जो एन एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन, उस एन एरोबिक रेस्पिरेशन दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी भला, जल्दी से बोलना चाहिए आप लोगों को। तो एक को हम नाम कह देते हैं, दिस वन इज नोन एज द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और दूसरे को नाम कह देंगे, दूसरे को बेटा हम नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब ये दो तरह की होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो कैटेगरीज। ये दोनों कैटेगरीज जो होती हैं बेटा, ये एक ही जगह पर हो रही होती हैं, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पर हो रही होती है, साइटोप्लाज्म में, और ये बेटा हो रही होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया के साथ। तो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछ लेते हैं कि रेस्पिरेशन की अगर हम बात कर लें, या एनारोबिक की, या फिर लैक्टिक एसिड की, या फर्मेंटेशन की, तो कभी भी आप ये गलती से मत लगा दीजिएगा कि वहां पर इसका जो ताल्लुक है वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ होता है, इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, सो एरोबिक रेस्पिरेशन की आगे बेटा कुछ कैटेगरीज होती हैं, वो आपको बता देते हैं यहाँ पर। पॉइंट नंबर वन बेटा मैं यहाँ पे लिखता हूँ। सबसे पहला जो होता है दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद बेटा होता है लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस के बाद कौन सा आएगा, लिंक रिएक्शन, ठीक है। यानी कि पायरोविक एसिड जो बन जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अख्ताम पर, उस पायरोविक एसिड जो है, जो कि बना हुआ है बेटा, उस पायरोविक एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है उसी को हम लिंक रिएक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्रेब्स साइकिल। कौन सा आ जाएगा, क्रेब्स साइकिल आ जाएगा। और फिर उसके बाद बेटा फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएंगे रेस्पिरेटरी चेन। कौन सी आ जाएगी, रेस्पिरेटरी चेन। अब यहाँ से आपने क्या याद रखना है, यहाँ से आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है कि जो रेस्पिरेटरी चेन होती है, ये रेस्पिरेटरी चेन कहाँ पर हो रही होती है बेटा, ये क्रिस्टा में होगी। ये कहाँ पर होगी, क्रिस्टा के अंदर। और ये जो लिंक रिएक्शंस होते हैं या फिर ये जो क्रेब्स साइकिल्स होते हैं बेटा, ये दोनों केमिकल रिएक्शन कहाँ पर हो रहे होते हैं, दे आर अकरिंग इन द मैट्रिक्स ऑफ द, ये मैट्रिक्स के अंदर हो रहे होते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस की अगर बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हो रही होती है, दैट इज अकरिंग इनटू द साइटोप्लाज्म। तो बेटा ये साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही होती हैं। अब ये जो रेस्पिरेटरी चेन है, रेस्पिरेटरी चेन, जिसके नतीजे में बेटा एटीपी की फॉर्मेशन होगी, याद रखिएगा इसका एक स्पेशल नेम भी होता है। हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं कैमियोस्मोसिस, कैमियोस्मोसिस का नाम देते हैं। तो बेटा जब आपको पढ़ाएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 11, तो चैप्टर नंबर 11 के अंदर कैमियोस्मोसिस का जो कंसेप्ट है वो पीटर मिचेल ने दिया था 1961 के अंदर, तो वहाँ पर इस चीज़ को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो एमडी कैट के लिए बेटा दैट्स इनफ इन्फॉर्मेशन इज इनफ, यहाँ तक आपके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। लेकिन इसके अलावा छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूँगा ज़रूर, वो इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोग जब आपसे ऑप्शन में पूछा जाए, एमडी कैट के एक ऑप्शन आपसे चले बना लेते हैं हम, कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बेटा देखें कौन सा केमिकल रिएक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ यही केमिकल रिएक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का, इसके अलावा और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। जैसा कि बेटा अगर हम बात करते हैं फैट्स की, तो फैट्स की अल्फा ऑक्सीडेशन हो रही होती है, फैट्स की बीटा ऑक्सीडेशन हो रही होती है। सो इट्स मीन्स डैट के एरोबिक रेस्पिरेशन के अलावा भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन्स में होते हुए दिखाई देंगे। सो इट्स मीन्स डैट कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन केमिकल रिएक्शन के अलावा और केमिकल रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होगा। लेकिन वो मैंने इसलिए साथ में लिखा कि उसके बारे में आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि ये केमिकल रिएक्शन किसी भी सूरत में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होगा। सो यहाँ तक बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछो, आई विल ट्राई माई बेस्ट एफर्ट टू रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ बंधे रहिए, हम स्टार्ट करेंगे विद इन 10 to 15 सेकेंड्स। पानी वगैरह पी लें सभी लोग। ओके गाइस, चलें स्टार्ट करें। चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी है वो कैसे हुई, क्या एक ही बार में हो गई कि विद द स्टेप बाय स्टेप हुई। ठीक है जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी जो है वो स्टेप बाय स्टेप ही हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले इसको देखा, दैट्स नेम इज़ द कोलिकर। सो कोलिकर जो हैं उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया 1850s के अंदर, 80s-50s के अंदर इनको ऑब्जर्व किया इन्होंने स्केलेटल सेल के अंदर। ठीक है जी, स्केलेटल सेल में, स्केलेटल मसल सेल के अंदर उन्होंने इनको ऑब्जर्व किया और इन्होंने इनको नाम दिया
सोम का, सार्कोसोम का नाम दे दिया, पॉइंट नंबर 1। फिर उसके बाद बिंदा, एक साइंटिस्ट है जी बिंदा ने नेम दिया, बिंदा नेम्ड देम, बिंदा ने इनको नाम दिया, कौन सा नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। बिंदा नेम देम माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नेम है वो किसने दिया? बिंदा ने दिया। पॉइंट नंबर 3, मिकैलिस। अब मिकैलिस ने क्या किया? इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया। सबसे बढ़िया काम क्या किया? इन्होंने एक डाई इस्तेमाल किया जिसका नाम है जोनस ग्रीन बी स्टेन। जोनस ग्रीन बी स्टेन, ये है एक स्टेन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? वी यूज दिस स्टेन टू ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया, टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए हम जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, जिस स्टेन को इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है जोनस ग्रीन बी स्टेन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे स्टेनिंग जो होती है वो बढ़िया होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। ठीक है जी। अब हम बेटा देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आखिर जो डायमीटर है, लेंथ है, वो कितना होता है। देखिए स्टार्टिंग पे ही मैंने बोला था कि इसकी जो साइज और शेप होती है वो डिफरेंट रहती है, लेकिन अगर हम बच्चे इसके बात कर लेते हैं डायमीटर के बारे में, अगर हम बात करते हैं इसके डायमीटर के बारे में, तो डायमीटर जो होता है ना बेटा इसका, वो होता है हमारे पास 0.5 से लेके 2 माइक्रोमीटर तक, दैट इज अ डायमीटर। और अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में, तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है बेटा 3 माइक्रोमीटर से लेके 4 माइक्रोमीटर के दरमियान में रहती है। अच्छा, क्या कोई ऐसा सेल है वाकई में जिसमें एक ही माइटोकॉन्ड्रिया हो? अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया, क्या वाकई में ऐसा कोई होता है सेल? यस, ऐसा सेल भी होता है जिसमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बेटा सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया, किस एक सेल के अंदर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? उस सेल का नाम होता है माइक्रोस्टीरियोसिस। माइक्रोस्टीरियोसिस, इसके अंदर सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ये जो है इट इज अ ग्रीन एल्जाई। तो ये हमारे पास एक ग्रीन एल्जी है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्या देखने को मिलेगा? एक ही माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा। इज इट क्लियर यहाँ तक? उसके बाद बेटा तो आपने जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर लिखनी है और उसके बाद आपने लिखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में, राइट। आपकी हेडिंग क्या होगी? आपकी हेडिंग होनी चाहिए अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो बेटा आपने सबसे पहला पॉइंट ये कहना है कि अगर हम इसकी मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं, तो इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स मेड अप फ्रॉम, किससे मिलकर बनी होती हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है बेटा? मेम्ब्रेन मिलकर बनी होती है लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। कंपोजिशन नहीं अभी बता रहे, मेम्ब्रेन की बता रहे हैं कि ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। पॉइंट नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो इनर मेम्ब्रेन से क्या रहती है? डिफरेंट रहती है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट, ये तो एक लोकल पॉइंट हो गया जिसके बारे में पहले भी बता दिया गया है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो आपने क्या लिखना है इसके बारे में, अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में? आपने कहना कि इसके अंदर आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन में आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स भी कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स, या फिर हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको नाम क्या देंगे बेटा? हम उसको नाम देंगे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, या फिर हम तीसरे नंबर पर क्या नाम देंगे? हम उसको नाम देंगे F1 पार्टिकल्स। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? F1 पार्टिकल्स, या फिर फर्नांडिस पार्टिकल का नाम देते हैं, राइट। तो बेटा अब यहाँ पे F1 और F0 पार्टिकल में क्या फ़र्क है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना उसके अंदर कौन सी साइड होती है? F0 पार्टिकल। तो फिर बेटा जो एंजाइम के तौर पर एक्ट करती है, अगर मैं बेस स्टॉक के तौर पे बात करूं, अगर मैं ये बात करता हूं कि हमारे पास एक एंजाइम है ATP सिंथेटेज, एक एंजाइम है दैट्स नेम इज ATP सिंथेटेज। अब बेटा ये जो एंजाइम है ATP सिंथेटेज,
इस एंजाइम की जो बेस होती है, बेस स्टॉक, इस एंजाइम की जो बेस स्टॉक है उसका नाम होता है F0 पार्टिकल। यानी कि ये जो एंजाइम है, ये टोटल एंजाइम, इसकी जो बेस स्टॉक है वो ये वाली साइड है, ये बेस स्टॉक है इसकी, और ये वाली साइड है वो जिसको मैंने क्या नाम दिया, एटीपी सिंथेज का नाम दिया। अब ये किस तरह से एटीपी की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसको भी थोड़े से चर्चा करेंगे लाजमी तौर पर, ठीक है जी। सो इस तरह से ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आप लोगों ने लाजमी तौर पर लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम बेटा देख लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हमने कर लिया, इसके डायमीटर और लेंथ भी हो गए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की किस मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी चेन हो रही है और वो कैसे हो रही है, और उसके अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मौजूद होते हैं। यानी कि हमने देखना है बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बेटा अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन को पकड़ें, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर ना आपको इस तरह से चार, उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको ना इस तरह से बेटा देखें, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, मैं ना ज़रा यहाँ पे डेवलप कर लेता हूँ आपके ना बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये साइड है बाहर, जिसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया जी मैट्रिक्स का। क्या नाम दिया जी, यहाँ पे मैट्रिक्स नेम यूज़ करते हैं ताकि याद रहे आपको। सो ये बेटा आ गया मैट्रिक्स वाली साइड, गौर से समझना है, ये मैट्रिक्स वाली साइड है, और ये मैट्रिक्स वाली साइड, ये उसके अंदर वाली साइड जिसका नाम क्या है, ल्यूमन। अब ये आ गया जी ल्यूमन। अब इसके बीच में ये आ गई हमारे पास जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले अगर हम आपसे बेटा बात कर लें कि कितनी तरह की प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगे, आपका आंसर होना चाहिए कि यहाँ पर हमें 4 किस्म के जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा वो देखने को मिलेंगे। 4 काइंड्स ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड 2 इंटरमीडिएट, 4 जो होंगे वो मेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होंगे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद आ जाएगा 4। और अगर उसके बारक्स से हम बात करें तो आपको बेटा यहाँ पे यूबिक्वानिन और साइटोक्रोम सी जो होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द combination, electron transport chain is the combination of electron carrier that is present in the inner membrane of the mitochondria, that is present in the inner membrane। तो ये कौन सी membrane है जी, इनर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा उसको आप क्या नाम देंगे, उसको आप नाम देंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या फिर उसको नाम दे देंगे रेस्पिरेटरी चेन का नाम दे देंगे। अब बेटा इस रेस्पिरेटरी चेन के अंदर आपको कौन कौन से वो इलेक्ट्रॉन कैरियर देखने को मिलेंगे उनका बेटा मैं बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेटा NADH, ठीक है बेटा। जो NADH होगा ये अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये देगा फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड को, जो कि क्या होगा, डेट विल बी एक्टिंग एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जिसके साथ प्रोटीन ने आकर अटैच होना होता है, और ये नॉन प्रोटीन होता है, यही मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर यही वो कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर जो मौजूद होगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन NADH से फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड पे जाएंगे, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से बेटा ये जाएगा FES के पास, FES स्टैंड्स फॉर द आयरन सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के पास जाएगा। उसके बाद बेटा ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये डोनेट करेंगे यूबिक्वानिन के पास, यूबिक्वानिन को दे देंगे, और यूबिक्वानिन के बाद बेटा ये जाएंगे किधर, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जानिब, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की जानिब, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A। क्लियर होगी बात। सो इन सबको हम कहेंगे तो हम इसको क्या नाम देंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का नाम दे देंगे। सो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, अब ये देखें ये पाथवे मैंने आपको दिखाया जो यहाँ पर होगा, ये मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरह से आगे की जानिब मूव करते जाएंगे। अब बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन भी मूव करते रहेंगे, सही है ना, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो होंगे वो मूव करते रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर FMN में हो जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। इसी तरह से जब ये जो रिड्यूस हो चुका है, जब ये आगे अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो ये रिड्यूस जो मॉलिक्यूल था ये दोबारा से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह से ये अब क्या हो चुका है, रिड्यूस, ये आगे देगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, आगे वाला रिड्यूस। सो इसी तरह से करते कराते क्या होगा, आपके पास एक पाथवे बन जाएगा, और उस पाथवे में क्या देखने को मिलेगा, जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये कैरियर से निकलेंगे, यहाँ से NADH से निकले, NADH से निकलने के बाद आगे के जाने फिर ऐसे ऐसे मूव करते जाएंगे। तो बेटा उसी वक्त यहाँ पे छोटा सा हिंट देते हैं, NADH से बेटा यहाँ पे चलेंगे FMN के बाद चलेंगे FES के बाद, FES के बाद बेटा चलेंगे यहाँ पर यूबिक्वानिन, यहाँ पे क्यों लिख लेते हैं, यहाँ पर बेटा हम लिख लेते हैं साइटोक्रोम। जब ये जाएंगे
उसी वक्त यहाँ से बेटा जो हाइड्रोजन के आयंस होंगे ना, वो बेटा ल्यूमन वाले साइड से किधर पुश करते चले जाएंगे, ये लोग ये चलते जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पर ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि जो प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, प्रोटॉन की जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट है वो कहाँ पर होती है, वो इनर कंपार्टमेंट में होती है कि आउटर कंपार्टमेंट में होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए आउटर कंपार्टमेंट। तो राइट आंसर इज आउटर कंपार्टमेंट। तो बेटा प्रोटॉन का जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा वो आउटर कंपार्टमेंट में बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो F1 पार्टिकल्स यहाँ पर ये नजर आ रहे हैं ना, ये F1 पार्टिकल्स, सही है ना। ये अब इनका हम काम देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो हुआ कुछ यूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो रेस्पिरेटरी चेन के जो एंजाइम्स हैं जो कि इस इनर मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, वो हाइड्रोजन को पकड़कर यहाँ पर शिफ्ट किए जा रहे हैं, हाइड्रोजन को पकड़ के बेटा यहाँ पे शिफ्ट किए जा रहे हैं। अब इसके नतीजे में यहाँ पर हाइड्रोजन की होगी कंसेंट्रेशन ज़्यादा, ये अंदर वाली साइड पर कंसेंट्रेशन होगी कम, तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कायम हो गया। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, यहाँ पे भी बेटा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो कायम हो चुका है। अब ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से आगे को दिखाता हूँ फॉर द अंडरस्टैंडिंग, सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सही है ना। अब यहाँ पे देखें, ये बाहर वाली साइड पर ना, यानी कि इस तरह से हाइड्रोजन आयंस देखें, ये वाली साइड जो है ना बेटा, ये भी मैट्रिक्स ही है, बाहर वाली साइड है ना मेम्ब्रेन के, तो मैट्रिक्स वाली साइड है, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन हो गए ज़्यादा। अब यहाँ पर बेटा आपको देखने को मिलेगा एटीपेज सिंथेटेज, एटीपेज सिंथेटेज। अब ये जो एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम होगा ना, ये एंजाइम का करेगा इस हाइड्रोजन आयंस को कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ भेजना शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में ये जो प्रोटॉन की जो एनर्जी होगी, इसको प्रोटॉन पंप कह रहे हैं, या ये जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स के जो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो एनर्जी होगी, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटीन की जो प्रोटॉन्स की बेटा जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा एडीपी को, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को चेंज करने के लिए, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में चेंज करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और एक जो सेल होता है, एक सेल के अंदर बेटा तकरीबन 1 मिलियन आपको एटीपी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सो इसी तरह से ये जो होगा बेटा, ये एक कपलिंग रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन आयंस बाहर जा रहे हैं, फिर उसके बाद बेटा उसको अंदर की तरफ भेजा जा रहा है, और फिर उसके नतीजे में एटीपी भी बन रही है। इसी वजह से बेटा हम इसको नाम दे देंगे, दिस वन इज नोन एज अ फास्फोरिलेशन, इसको आप फास्फोरिलेशन का नाम भी देंगे। फास्फोरिलेशन हम इसको इसलिए कहेंगे बिकॉज यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एटीपी की हो रही है, और इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इसलिए कहेंगे बिकॉज यहाँ पर बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मूव करते कराते एंड पे इसको किसको डोनेट कर देंगे, ऑक्सीजन के एटम को डोनेट कर देंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो निकल जाएगा। सो इसी वजह से यहाँ पर हम इसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है, ये जो कपलिंग रिएक्शन हो रहा है, इस कपलिंग रिएक्शन को आप क्या नाम देंगे, इस कपलिंग रिएक्शन को आप नाम देंगे केमिओस्मोसिस का नाम देंगे। बेटा यहाँ पर क्योंकि हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे हैं, मेन जो टॉपिक था वही था, तो ये हिंट के लिए समझाने के लिए चीज़ ऐड की गई है। अगर आप केमिओस्मोसिस वाकई में समझना चाहते हैं डिटेल के अंदर, सो उसके लिए जो लिंक होगा बेटा, वो लिंक खैर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, नेम वगैरह से। और जो चैनल है बेटा अल्फा एकेडमी और साथ में हादी बायोलॉजी, उन दोनों चैनल्स में से किसी एक चैनल के ऊपर आपको वो जो वीडियो है वो एक कंप्लीट डिटेल लेक्चर देखने को मिल जाएगा। होप सो यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। इसके अलावा बेटा आप एंजाइम्स की बात कर लें तो आपने कहना है कि जितने भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, जितने भी कैटालेज एंजाइम होते हैं, जितने भी अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स, ये कहाँ पर होती है, इसके जो एंजाइम्स होते हैं हमारे पास, ये जो आउटर कंपार्टमेंट है ना, इस आउटर कंपार्टमेंट के अंदर अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स के जो एंजाइम्स होते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद बेटा जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी चेन के कैरियर्स देखने को मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन के बारे में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो कंपोजिशन है ना, उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है। देखें इसके अंदर ना आपको 70% जो है वो प्रोटीन देखने को मिलेगा, 70% प्रोटीन देखने को मिलेगा, और आपको बेटा 30% जो है वो लिपिड्स देखने को मिलेंगे। अब ये जो 30% लिपिड्स है ना, इन 30% लिपिड्स में से जो 90% लिपिड्स होते हैं बेटा, वो आपको फास्फोलिपिड्स की फॉर्म में देखने को मिलेंगे। 90% जो होंगे बेटा वो फास्फोलिपिड्स की फॉर्म के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर बेटा मैंने ये फास्फोलिपिड्स आपको बना के दिखाए हुए हैं। और फास्फोलिपिड्स जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने एक्सप्लेन से पढ़ा था। और इसके अलावा बेटा 10% जो होंगे वो स्पिंजोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, कोलेस्ट्रॉल जहाँ पे देखने को मिलेंगे, स्पिंजोलिपिड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये बाकी 10% जो लिपिड्स का अमाउंट होगी, ये दूसरे जो लिपिड्स होंगे वो उसको फिल कर देंगे। और इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है वो सेल के डीएनए का कितनावा हिस्सा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है ये सेल के डीएनए का सिर्फ 1% हिस्सा बनाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सेल के डीएनए का सिर्फ 1% हिस्सा बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पूरे सेल के एंजाइम्स
के 70% जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होते हैं। तो यहाँ से आप देख लें कि जो हब ऑफ एंजाइम्स है आपको एक सेल के अंदर जो देखने को मिलेगा वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्लियर होगी बात? तो एक सेल के अंदर 70% उस सेल के जो एंजाइम्स होंगे वो किसके पास होंगे? डेट विल बी प्रेजेंट विद द माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद रख लीजिएगा, 70% एंजाइम होते हैं और इसके अंदर 70% इसकी जो कंपोजिशन है उसमें प्रोटीन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। होप सो यहाँ पर इनफ डिटेल्स हम कवर कर चुके हैं। दैट विल बी इनफ फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन और एनी अप टू डेटेड इन्फॉर्मेशन यू कैन शेयर अस इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। एंड अगर बेटा इस लेक्चर सीरीज से आपको वाकई में फ़ायदा हो रहा है तो काइंडली आप इस लेक्चर सीरीज को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इल्म जो है वो क्या होगा? इल्म फैलाने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्लियर होगी बात? ओके गाइज, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।